समस्तीपुर के रोसड़ा में हसनपुर सीट के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन करने के लिए तेज प्रताप यादव रोसड़ा अनुमंडल कार्यालय पहुंच चुके हैं। उनके साथ उनके भाई तेजस्वी यादव और सैकड़ों समर्थक मौजूद हैं। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी समर्थकों की भीड़ के बीच तेजस्वी और तेज प्रताप मौजूद हैं। तेज प्रताप नामांकन करने पहुंचे हैं। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करने के लिए तेज प्रताप यादव पहुंचे हैं और वो इस वक्त अंदर जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तेज प्रताप तेजस्वी यादव के साथ अपने भाई के साथ अंदर जा रहे हैं और ये रोसड़ा अनुमंडल मुख्यालय का ये नामांकन केंद्र है जहां की ये तस्वीर सुरक्षा की काफी पुख्ता व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तस्वीर लोग हैं उन्हें यहाँ से हटाने की कार्रवाई चल रही है। जो आलोक मेहता जो उजियारपुर से अभी हैं हम उनसे ज्यादा चाहेंगे सर क्या कहेंगे इस वक्त यहाँ पर तेज प्रताप जी हसनपुर से तेज प्रताप जी हमारे कोलीग रहे हैं और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के प्रति आम लोगों का काफी रुझान है और मैं समझता हूं कि भारी मतों से तेज प्रताप जी हसनपुर क्षेत्र से चुनाव जीत दर्ज कराएंगे। तो यहाँ पर नामांकन के लिए तेज प्रताप यादव तेजस्वी के साथ नामांकन केंद्र के भीतर गए हैं और जब नामांकन करके वो वापस लौटेंगे तो वो क्या बोलते हैं ये देखने वाली बात होगी। और मुकेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी मुकेश, नामांकन कर दिया है तेज प्रताप ने। विवेक, ये रोसड़ा के अनुमंडल मुख्यालय पर हसनपुर क्षेत्र संख्या 140 जो है उसके लिए तेज प्रताप नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। वहाँ पे जो थे उनके समक्ष और कुछ देर में जो जानकारी। चलिए मुकेश की आवाज नहीं आ रही सही तरीके से। हसनपुर सीट से तेज प्रताप नामांकन करने वाले हैं और ये तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें अलग अलग हैं जब पूरे काफिले के साथ पहुंचे थे अपने समर्थकों के साथ तेज प्रताप और तेजस्वी, और अनुमंडल कार्यालय के पास की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इधर पटना साहिब विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पटना सिटी के अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन किया। इस मौके पर नंदकिशोर यादव ने प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाने और लगातार अपनी 7वीं जीत दर्ज करने का दावा किया। का प्यार लगातार मुझे मिलता रहा है और चुनाव में मेरा एक ही एजेंडा होता है, विकास विकास विकास। ये अब तक महागठबंधन ने प्रत्याशी अभी तक मैदान नहीं उतारा है, अब तक तय नहीं हो पाई है, तो ऐसे में कितना इसका लाभ मिल पाएगा एनडीए? देखिए, मैं कभी मेरे विरोध में कौन उम्मीदवार खड़ा है मैंने कभी इसकी चिंता नहीं की, क्योंकि मैं विरोध की राजनीति नहीं करता। मैं विरोध में वोट नहीं मांगता, मैं अपने काम के बल पे वोट मांगता हूँ और काम के बल पे जनता का दिल जीतता हूँ। इधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द ही पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की संयुक्त सभा होगी। जनता हकीकत को जानती है, यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी, मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे। नरेंद्र मोदी जी का नाम और काम, नीतीश जी का विकास का काम, यह इस पर चुनाव हो रहा है। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने एलजेपी को लेकर एक बार फिर सफाई दी। पटना से चुनाव प्रचार के लिए जाते समय भूपेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम नहीं है किसी को भ्रम। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और संदेश भी एकदम स्पष्ट है कि भाजपा, जदयू, वीआईपी और हम नहीं रहे किसी को भ्रम और इस एनडीए में ही है दम। इधर सीएम नीतीश कुमार के निश्चित संवाद का आज दूसरा दिन है। सीएम आज 2 पाली में वर्चुअल संदेश दे रहे हैं। पहली पाली में उन्होंने 11 विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने अपने काम को गिनाया, वहीं लालू राबड़ी के 15 साल के शासन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पति पत्नी के 15 साल में बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई काम नहीं हुआ। हमारे साथ उपस्थित ये लोग बात करते रहते हैं, आप जरा बताइए 15 साल मौका मिला तो क्या किया था शिक्षा के लिए? क्या किया था? कहीं कोई शिक्षा में कुछ काम किए थे? क्या काम किया था इन लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में? जितना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो ब्लॉक स्तर पर
उसमें हमने सर्वे कराया था फरवरी 2006 में। जब काम करने का मौका मिला तो पता चला कि साहब एक महीने में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 39 लोग जाते हैं। भला सोच लीजिए ब्लॉक कितना बड़ा। उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रोज एक आदमी आता है इलाज के लिए, या बहुत हुआ तो कोई कभी 2 आया, यानी 39। ऐसा बुरा हाल। हमने उसका पूरा का पूरा आकलन किया, सबका इंतजाम किया, दवा देने का प्रबंध करवाया, सब कुछ करवाया, उसका संख्या बढ़ने लगी। और अब क्या हो गया, अब एक महीने में इस तरह के केंद्रों पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अब एक महीने में 10,000 लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। नीतीश कुमार ने आज फिर भागलपुर दंगे को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ अल्पसंख्यकों का वोट लेते हैं, पीड़ितों को मुआवजा हमने दिया। दंगा हुआ था 89-90 की बात है, किसी ने कुछ कर किया था, हम लोगों को मौका मिला 15 साल के बाद, तो हमने सबके साथ न्याय करवाया, फिर से आयोग गठित किया, केसेस चले, और उसके अलावे जो पीड़ित परिवार था उसको भी राहत देने के लिए हम लोगों ने मदद करवाई। और उसके अलावे जो भी पीड़ित परिवार में जिनकी मृत्यु हुई थी, उस परिवार में उनको हम लोगों ने शुरू किया 2500 रुपया प्रति माह से, और 13 में बढ़ा करके उसको 5000 रुपया प्रति माह किया। कौन सा काम किया। पहली पाली के बाद सीएम अब 4 बजे चेनारी, सासाराम, तरगहर, दिनारा, नोखा, ओबरा, नवीनगर, रफीगंज, शेरघाटी, बेलागंज, अतरी, झाझा और चकाई के लोगों को संबोधित करने वाले हैं। तो आज शाम 4 बजे कई जगह पर एक साथ संबोधन होगा। निश्चित संवाद के तहत मुख्यमंत्री अपनी बात कहेंगे। नीतीश कुमार के कल के बयान पर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। नीतीश कुमार ने कल कहा था कि पति पत्नी के राज में कैबिनेट की बैठक नहीं होती थी, जिस पर जगदानंद सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि कोई पागल ही ऐसा कह सकता है। सभी मीटिंग आर्काइव में है। लोग बता रहा है कि कैबिनेट का बैठक करके हम इतना दिलवा देंगे। अरे जो 15 साल का था उसमें कैबिनेट का मीटिंग होता था जी। कैबिनेट की प्रत्याशा में मीटिंग करते थे। जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों को अनेक कैबिनेट का डिसीजन लेना पड़ा कि कैबिनेट की प्रत्याशा में निर्णय। लोग कैबिनेट तो करते नहीं थे समय पर, कैबिनेट मिनिस्टर्स का भी कोई सम्मान नहीं देते थे। पागल ही बिहार का मुख्यमंत्री यह भाषा बोल सकता है। सारे कैबिनेट्स की मीटिंग, जितनी भी प्रोसीडिंग्स है, यहाँ आर्काइव में रखा हुआ है। नीतीश कुमार, जरा भी शर्म हो इस बात की तो जाके देख लो, कैबिनेट की मीटिंग नहीं होती थी, 1.5, 2 घंटे बकायदे बहस होती थी, तब जाकर के जनोपयोगी योजनाओं की स्वीकृति मिलती थी और कार्य होते थे। बिहार चुनाव में पोस्टर के बाद वीडियो वार शुरू हो गया। आरजेडी ने एक वीडियो जारी कर 15 साल के शासनकाल को काला शासन करार दिया और इस वीडियो में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, किसान, स्वास्थ्य और पलायन को मुद्दा बनाकर सरकार बदलने की अपील की जा रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से भी एक ऑडियो वीडियो सॉन्ग जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि बिहार में 15 साल में कितना विकास हुआ। इस वीडियो के जरिए एक बार फिर जनता से वोट देने और एनडीए को सत्ता में लाने की अपील की गई। देखा शिक्षा स्वास्थ्य द्वार हो, एनडीए के राज में बदलल आपन ई बिहार हो। भैया हम घरे आवतानी, आजा। हेलो। हाँ लोन मिल गइल बा। अच्छा, बिजनेस सेटअप करब जा। अरे सचो। देखो बिहार में ई बार नंबर 1 बनब जाइए जी हाँ। बीजेपी के चुनावी गाने का जेडीयू ने स्वागत किया है। कहा है कि नीतीश कुमार के विकास मॉडल के कारण आज जाति और धर्म से ऊपर उठकर चुनाव में विकास की बात हो रही है। मुझे प्रसन्नता है कि जाति, धर्म, संप्रदाय, गोत्र, उपजाति के बजाय बिहार चुनाव का सेंट्रल और फोकल पॉइंट विकास बन गया। हमने 2005 का चुनाव भी विकास के मुद्दे पर ही लड़ा था, 2009 का भी, 2015 का भी और अब भी। और हम चाहते हैं कि बिहार देश में सबसे ज़्यादा आगे को देखने वाला राज्य बने, और ये तभी संभव होगा जब सभी राजनीतिक दल नीतीश कुमार जी की तर्ज पर सिर्फ विकास को अपना फोकल बिंदु बनाएं।
तो बिहार चुनाव में उम्र घोटाला भी हो रहा है। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने 2015 में जो उम्र बताई उससे वो 2020 में छोटे हो गए या फिर 5 साल में ही उनकी उम्र 1.5 से 2 गुना हो गई। मंत्री जय कुमार सिंह 2015 में दिनारा से चुनाव जीते, इस बार भी जेडीयू की टिकट पर मैदान में है। 2015 के हलफनामे के मुताबिक उनकी उम्र 46 साल थी। 5 साल बाद 2020 में उनकी उम्र 56 साल हो गई। कटोरिया से बीजेपी प्रत्याशी निक्की हेम्ब्रम की अब हम बात करेंगे। तो जय कुमार सिंह के बारे में हम बता रहे हैं आपको। निक्की हेम्ब्रम बीजेपी प्रत्याशी कटोरिया से 2015 में इनकी उम्र 42 साल थी, लेकिन 2020 में भी इनकी उम्र 42 साल है, यानी कि उम्र में कोई इजाफा नहीं हुआ। रामानंद मंडल जेडीयू प्रत्याशी हैं सूर्य ग्रहा से और 2015 में 47 साल की उम्र थी इनकी। 2020 में उम्र है 55 साल। सरोज यादव आरजेडी प्रत्याशी बड़हरा से 2015 में इन्होंने हलफनामे में 33 साल उम्र बताई थी, जो 2020 में अब 30 साल की हो गई, यानी कि घट गई। सत्यदेव सिंह जेडीयू प्रत्याशी कुर्था से, जन्मतिथि 20 जून 1950, 2020 में उम्र 56 साल बताई गई, हालांकि ये 70 से ऊपर जाते हैं। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बीजेपी के प्रत्याशी बाढ़ से, 2015 में इन्होंने 51 साल उम्र बताई थी, लेकिन 5 साल में इनकी उम्र 10 साल बढ़ गई। चलिए बड़ी खबर आ रही है बक्सर से, जहां दुष्कर्म कांड में बड़ा अपडेट है। आरोपियों से पुलिस ने शुरू की है पूछताछ। महिला थाने में आरोपियों से पूछताछ जारी है। बड़ी खबर, आरोपियों से पुलिस ने शुरू की है पूछताछ। बक्सर कांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और हम आपको बताएं कि महिला थाने में आरोपियों से पूछताछ हो रही है। डीआईजी पी कन्नन भी मौजूद हैं और मुराई थाने में रेप का मामला दर्ज है। पीड़ित की शिकायत पर इस पूरे मामले की पड़ताल जारी है। तो महिला थाने में आरोपियों से पूछताछ हो रही है और इस पूरे मामले में डीआईजी पी कन्नन भी अभी मौजूद हैं और सभी से पूछताछ हो रही है। मुराई थाने में रेप का मामला दर्ज है। पीड़ित की शिकायत के बाद इस पूरे मामले पर जांच बैठ गई है। पुष्पराज हमारे साथ, हमारे सहयोगी। पुष्पराज, अपडेट क्या है? पुष्पराज, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ विवेक, बोला जाए। हाँ, अपडेट क्या है? फिलहाल इस पूरे मामले में शाहाबाद रेंज के डीआईजी पी कन्नन बक्सर पहुंचे हैं और बक्सर एसपी कार्यालय में जो आरोपी हैं उन्हें, जो महिला एसएचओ हैं, महिला थाना का जो केस की जो आईओ है इस दुष्कर्म मामले में, सभी आरोपियों को लेकर के बक्सर एसपी कार्यालय पहुंचा गया है, जहां शाहाबाद रेंज के डीआईजी पी कन्नन भी हैं और बक्सर एसपी भी हैं। आरोपियों के साथ पुलिस पूछताछ कर रही है। विवेक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और बक्सर कांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुराई थाने में रेप का मामला दर्ज है और जो पीड़ित है उसकी शिकायत के बाद यह मामला दर्ज कराया गया है। तेजस्वी यादव ने बक्सर गैंग रेप को लेकर बिहार सरकार को घेरा है। कहा है कि नीतीश सरकार हर जगह फेल है। बीजेपी को नीतीश कुमार से चोर दरवाजे से जनादेश का अपमान करके सरकार में लाने का काम किया। उसके बाद से 2020 तक बिहार में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े में बढ़ोतरी हुई है। हर 4 घंटे पर बलात्कार और 5 घंटे पर हत्याएं हो रही हैं। जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि बिहार में जब एनसीआरबी के आंकड़े सामने आते हैं, हम लोग जब सरकार में थे 18 महीने 2015 में, और जब बीजेपी को चोर दरवाजे से नीतीश कुमार जी ने धोखा देकर के जनादेश का अपमान करके जब बीजेपी को सरकार में लाने का काम किया, उसके बाद से 2020 तक का अगर आप आंकड़ा देखें तो लगातार आंकड़े में जो है वृद्धि हुई है। और कटिहार से बड़ी खबर, राग में झुलसने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। एक महिला की भी झुलसने से मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कटिहार से, जहां आग में झुलसने से 3 बच्चे की मौत हुई, एक महिला की भी झुलसने से मौत हो गई है। और बताया जा रहा है इस पूरे वाकये के बारे में कि मोमबत्ती से आग लगी और पूरा घर जलकर राख हो गया, जिसकी जद में 3 बच्चे आ गए, एक महिला आ गई। जो बच नहीं सके उनकी जान चली गई और आबादपुर थाना क्षेत्र के शिवानंदपुर में यह हादसा हुआ है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने नकली सिगरेट की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। फैक्ट्री में देसी और विदेशी ब्रांड की सिगरेट की नकल कर अवैध तरीके से नकली सिगरेट बनाई जा रही थी।
सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने अहियापुर थाने के बखरी माधोपुर स्थित सिगरेट फैक्ट्री में छापेमारी की। नकली सिगरेट बनाने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही इनके पास से 26 कार्टन तैयार सिगरेट और 15 बोरा सिगरेट बनाने का सामान बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है। आज अहियापुर थाना अंतर्गत माधोपुर क्षेत्र में एक नकली सिगरेट बनाने की कंपनी की सूचना मिली थी। थानाध्यक्ष अहियापुर को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया। इन्होंने अपने थाना के पदाधिकारी और बल के साथ में वहाँ पे छापामारी की। छापामारी के दौरान वहाँ भारी मात्रा में बने हुए सिगरेट बरामद हुए। इधर कटिहार में रूठी गंगा को मनाने के लिए ग्रामीण महिलाओं ने अब पूजा पाठ का सहारा लिया है। दरअसल मनिहारी अनुमंडल के सिग्नल टोला में गंगा नदी के जलस्तर घटने के साथ ही कटाव तेज हो गया। ऐसे में लोगों को डर सताने लगा है कि कहीं मां गंगा उन लोगों के घर को निगल न ले। इस वजह से गंगा के कटाव से मुक्ति के लिए ग्रामीण महिलाओं ने गीत गाकर पूजा पाठ करते हुए मां गंगा को मनाने का प्रयास किया। गंगा माई को मनाए तो गंगा माई अब मान जाए तो मान जाए, नहीं मानेगा तो वो तो गंगा माई का मन है। हम लोग को तो मन है नहीं। हम लोग को तो करते करते सिंगल टोला में बसे और सिंगल टोला भी कर रहा है। खबर है मुजफ्फरपुर से, जहां सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने करण जौहर समेत 7 फिल्मी हस्तियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में सभी को 21 अक्टूबर को खुद या फिर अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। करण जौहर के अलावा जिन 7 फिल्मी हस्तियों को नोटिस दिया गया है उनमें आदित्य चोपड़ा, संजय लीला भंसाली, साजिद नाडियावाला, एकता कपूर, भूषण कुमार और दिनेश विजयन शामिल हैं। इनसे पहले 7 अक्टूबर को भी कोर्ट ने सलमान खान समेत 7 फिल्मी हस्तियों को हाजिर होने का आदेश दिया था, लेकिन सलमान खान के वकील के अलावा किसी फिल्मी हस्ती ने कोर्ट में हाजिरी नहीं लगाई, जिसके बाद कल दोबारा सभी को नोटिस सर्व किया गया है। सभी फिल्मी हस्तियों पर सुशांत सिंह राजपूत से फिल्में छीनने और मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया। केस मालवीय जी के द्वारा करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नडियाडवाला, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर, भूषण कुमार, दिनेश विजयन समेत कुल 7 के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश देने के साथ साथ नोटिस जारी भी कर दी गई है और उन्हें 21 अक्टूबर को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर होने को कहा गया है। दरभंगा पुलिस ने 11 साल के बच्चे पर चुनाव में गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर कार्रवाई की। उससे 50,000 का बॉन्ड भरवाया गया। जब मामला आगे बढ़ा, एसएसपी तक पहुंचा तो दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जाने लगी। मामला बहादुरपुर प्रखंड का है, जहां चौथी के छात्र को 107 का नोटिस तालीम कर दिया गया और बच्चा खुद नोटिस लेकर थाने पहुंचा, लेकिन कोई बात उसकी सुनने को तैयार नहीं हुआ। बॉन्ड भरने के बाद ही उसे राहत मिली। बच्चे की मां ने बताया है कि थाने से चौकीदार के हाथों एक नोटिस भेजा गया, जिसमें बच्चे पर बूथ लूटने और इसके साथ चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था।